हेलो स्टूडेंट, एल के गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। हम चैप्टर पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर जिसका नाम था वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं में हमने 1.2 प्रश्नावली संपन्न की है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 और इसकी प्रमेय 1.4 है। सबसे पहले सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। तो देखो, हमें सिद्ध ये करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले इसको हल करेंगे तो इसका विपरीत मान लेंगे। माना सबसे पहले हमें इसका विपरीत मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना विपरीत। क्या मानेंगे विपरीत? कि √2 बराबर परिमेय संख्या। और कोई भी परिमेय संख्या होती है हम उसे p/q के रूप में लिखते हैं, तो √2 बराबर p/q। ठीक है। अब जो ये p/q है, हमने परिमेय संख्या के रूप में, अब ये p और q दोनों क्या हैं? सहभाज्य संख्या। p और q p व q सहअभाज्य संख्या है। अतः इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब ये हो गया कि p और q दोनों सहभाज्य संख्या है, तो इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो क्या होगा? सहभाज्य संख्याओं का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो क्या होता है? 1 होता है। 1 के अलावा इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पूरा प्रश्न इसी लाइन के ऊपर निर्भर करेगा, लास्ट में देखना। तो हम यहाँ पर इसको वज्र गुणा कर देते, तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 q बराबर p। अब किसी भी संख्या का रूट उठाते हैं तो उसका दोनों तरफ क्या करेंगे? तो किसी भी संख्या का रूट उठाएंगे, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं? दोनों तरफ इसका वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ इसका हम वर्ग करेंगे, तो देखिए इसका वर्ग करेंगे √2 q का स्क्वायर बराबर p²। तो जैसे इसका वर्ग किया हमने, तो ये हो गया मेरे पास 2q² बराबर p²। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आमतौर पर हम जब बीजगणित में किसी चर राशि का मान निकाल, जैसे ये q एक चर राशि है, इसका हमें मान निकालना है, तो 2 इसके बटे में चला जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा q² बराबर p²/2। अब इसको प्रमेय 1.3 के अनुसार हम जब लिखेंगे तो इसको ऐसा लिखेंगे कि चूँकि 2 का भाग p² में जाता है। 2 का भाग किस में जाता है? p²। इसलिए 2 का भाग p में भी जाएगा। 2 का भाग किस में जाएगा? p में भी जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए आगे चला गया। हमारे पास ये जो समीकरण है, इसको तो आप चाहे से 1 मान सकते हो। ये हमारा समीकरण हो गया 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में
समीकरण 2 में p बराबर 2r रखने पर, अब 2r रखेंगे मतलब अगर रूट 2 सिद्ध करवा रहा है तो वहाँ पर 2 रखेंगे, 3 करवाएगा तो 3 रखेंगे, 4 तो पहली बात करवाई नहीं, 5 करवाएगा तो 5 रखेंगे, अभाज्य संख्याओं को ही करवाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 ये रहा हमारे पास, तो देखिए 2q² बराबर 2r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2q² बराबर 4r का स्क्वायर, तो ये इससे कट गया 2 बार। तो हमारे पास इसमें बन गया देखो r² बराबर q² बटा 2, q² बटा 2। अब इसमें भी कैसे लिखेंगे, इसमें भी सेम ऐसे लिखेंगे जैसे अभी ये लिखा है, आप यहाँ पर लिखना, नीचे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 2 का भाग q² में जाता है, q² में जाता है, और 2 का भाग q में भी जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ यहाँ पर भाग जा रहा है इसमें। तो अब देखिए समझने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पर क्या कहा था कि p और q दोनों सहभाज्य संख्या थी, इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। लेकिन अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 2 का भाग p में भी जा रहा है और 2 का भाग q में भी जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो p और q है, p और q इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 भी है। तो हम यहाँ पर निष्कर्ष में लिखेंगे इसमें, अतः p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2। लेकिन हमने जब ये प्रश्न स्टार्ट किया था उस समय कहा था कि p और q सहभाज्य संख्या है, तो इनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो 2 भी आ गया, तो इसमें देखिए विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। हमें यहाँ पर क्या हो गया, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, किसका, इस तथ्य का, इस लाइन का और इस लाइन का, दोनों का आपस में क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त क्यों हुआ, अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है, इसलिए हमारी कल्पना असत्य है, और असत्य हो गई तो जो रूट 2 है, इसलिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये आपके प्रमेय 1.4 हो गई। इसके बाद में उदाहरण नंबर 9 है इसमें। तो देखिए उदाहरण नंबर 9 को भी हम इसी बेस पर करेंगे, मैं इसी में समझा देता हूँ आपको। उदाहरण नंबर 9 में सिद्ध करवा रहा है कि रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर 2 है वहाँ पर क्या लगा देंगे, जैसे रूट 3 हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर मैं रूट 3 लगा दूँगा, यहाँ पर रूट 3 लगा दूँगा, यहाँ पर रूट 3, जहाँ पर देखिए यहाँ पर भी रूट 3 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, सभी जगह 3 आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से इस प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हो। तो जैसे ये हो गया, देखो इसमें p बराबर कितना रखेंगे, फिर 3r रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3q² बराबर 3r² हो जाएगा, और ये हो जाएगा फिर 3q² बराबर 9r², फिर ये हो जाएगा r² बराबर q² बटा 3। बाकी सेम प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से जैसे मान लो अब इसमें कैसे कौन कौन से प्रश्न, देखो रूट 3 हो गया,
√5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया। ऐसे प्रश्नों को हम इसी मेथड से सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, आपका उदाहरण नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया और इसके बाद में है अपना एग्जाम्पल नंबर 10। तो एग्जाम्पल नंबर जो 10 है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो लीजिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 10, सिद्ध कीजिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना विपरीत और विपरीत मान लेंगे कि 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या। तो 5 माइनस √3 बराबर p/q। अब देखो ध्यान देना इसमें कि जो √3 है मतलब अभाज्य संख्याओं के ऊपर यदि हम रूट का चिन्ह लगा दें या रूट का ये जो मान ये रूट लगा दिया जाए तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो √3 इसको आगे ले जाएंगे, 5 माइनस p/q और इधर हो गया √3। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए इसमें, कि जो हमारे पास ये मान है, ये वाला मान, यानी p और q दोनों क्या हैं, पूर्णांक है। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि p व q पूर्णांक है। तो पूर्णांक हैं इसलिए 5 माइनस p/q ये तो है परमेय संख्या, ये तो हो जाएगी आपकी परमेय संख्या, और √3 हो गई अपरिमेय संख्या। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम इनकी तुलना करें भाई, जैसे मान लो कि हमारे पास एक तो 6 और एक है 7, क्या ये बराबर का चिन्ह यहाँ पर सही तरीके से प्रयोग हो रहा है? बराबर का चिन्ह जब भी लगता है जैसे 5 बराबर 5 ये होता, तो ये यहाँ पर सत्य है और ये क्या है, असत्य। लेकिन अब देखें, एक तरफ तो है परमेय संख्या और एक तरफ क्या है, अपरिमेय संख्या, बीच में बराबर का चिन्ह है। तो इस तथ्य का यहाँ पर क्या हो गया, विरोधाभास। क्या हो गया, विरोधाभास। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमारी कल्पना असत्य है। इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। इस प्रश्नावली में 3 प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। एक तो जैसे रूट आ गया, रूट के अंदर आ गई अकेली संख्या, एक जैसे रूट भी आ गया और उसमें प्लस माइनस का चिन्ह भी आ गया, एक होता है इसमें गुणा का। तो देखो ये 3√2 अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करवा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे माना वही विपरीत, माना विपरीत कि 3√2 बराबर परमेय संख्या, बराबर परमेय संख्या। तो 3√2 बराबर p/q। तो √2 को यहाँ पर रख लो, बाकी इधर भेज दो। √2 बराबर p/3q। ठीक है, गुणा की संख्या थी तो भाग में हो गई। अब आगे देखिए इसमें p व q पूर्णांक है, p व q पूर्णांक है। अतः p/3q ये तो हो गई परमेय संख्या, तथा
√2 एक अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। अब यहाँ पर सेम ये लिख देंगे, ये ऊपर वाला ही। अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमारी जो कल्पना है वो क्या हो गई, असत्य। हमारी कल्पना ये थी कि 3√2 परमेय संख्या है, ये तो हमने कल्पना की थी कि भाई ये ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें ये हो गया कि भाई इसका जो मान आया ना, इसका मान इसके विपरीत आ गया, मतलब जो सोचा था उसके विपरीत। तो हम कहेंगे इसलिए 3√2 एक अप्रिमेय संख्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। बाकी ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है इसमें। 3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक तरीके का जो हमने स्टार्टिंग में ये किया √2 का, एक तरीका है ये, और एक तरीका है ये। 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं। ज़्यादा जो संभावना है परीक्षा में इस तरीके के क्वेश्चनों की संभावना होती है आने की। ठीक है, बस आपको इसमें क्या करना है कि 1-2 बार इसमें प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें याद हो जाएंगी। इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो ये वाला पार्ट, फिर एक ये पार्ट, फिर लास्ट में ये पार्ट। तो 3 पार्ट हैं। इन 3 पार्टों को आप अच्छे से क्लियर कीजिए, और अच्छे से क्लियर करने के बाद में आप इस प्रश्नावली को आसानी से हल कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इनकी एक्सरसाइज कीजिए। बाकी जो 1.4 प्रमेय, इस 1.4 प्रमेय में जो मैंने ये कुछ क्वेश्चन दिए, इन क्वेश्चनों को आप घर पर कीजिए, जैसे √3, √5, √7, √11, √13। इनकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार, और इनकी प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार तो जो प्रमेय 1.4 है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आपकी सिम हल हो जाएगी। और √5 का जब प्रश्न करोगे, यानी √5 का, तो आपका जो प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है वो हल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 को क्लियर करने वाले हैं।